Hello everyone, we are up again with section 8, 9 and 10th of Transfer of Property Act 1882. So let's start with section 8 which states operation of transfer, हस्तांतरण का प्रभाव. It states when a property is transferred, all its legal rights and benefits automatically pass to the transferee unless stated otherwise. इसका मतलब है जब कोई संपत्ति ट्रांसफ़र होती है तो उसके सभी अधिकार और लाभ नए मालिक ट्रांसफरी को स्वतः मिल जाते हैं जब तक कि उसे राइटिंग में कोई अलग इरादा न बताया गया हो. दिस इंक्लूड्स ईजमेंट वी हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर, द राइट्स ऑफ वे, प्रॉफिट्स एंड एनी अटैचमेंट लाइक मशीनरी, कीज, डोर्स एंड विंडोज इन अ हाउस. इसमें संपत्ति से जुड़े सभी विशेषाधिकार जैसे रास्ते, किराया, फसल का लाभ, भवन से जुड़े दरवाजे, ताले, खिड़कियां और मशीनरी शामिल होते हैं. इन द केस ऑफ ए डेप्ट ट्रांसफर, सिक्योरिटी फॉर दैट डेप्ट ऑल्सो गेट्स ट्रांसफर्ड. कर्ज की स्थिति में उससे जुड़ी सिक्योरिटी, सुरक्षा भी नए मालिक को मिल जाती है. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं. इफ रमेश सेल्स हिज लैंड टू सुरेश, ऑल राइट्स ओवर दैट लैंड इंक्लूडिंग रेंट एंड अटैच्ड बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू सुरेश. अगर रमेश ने सुरेश को अपनी ज़मीन बेच दी तो ज़मीन से जुड़े सभी सुविधाएं और अधिकार सुरेश को मिल जाएंगे, जैसे किराया और पानी की सुविधा. समझ में आया सेक्शन 8. नाउ कमिंग टू सेक्शन 9. सेक्शन 9 स्टेट्स ओरल ट्रांसफर, मौखिक हस्तांतरण. प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैन बी डन ओरली अनलेस अ लॉ स्पेसिफिकली रिक्वायर्स इट टू बी इन राइटिंग. संपत्ति इसमें मौखिक रूप से ट्रांसफ़र की जा सकती है. ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग मौखिक रूप से ट्रांसफ़र की जा सकती है जब तक कि किसी कानून द्वारा इसे लिखित रूप में करना अनिवार्य न किया गया हो. मतलब कि अगर कानून द्वारा लिखित रूप में अनिवार्य किया गया है तो ही राइटिंग में होगी, नहीं तो मौखिक में भी ट्रांसफ़र की जा सकती है संपत्ति. हाँ, बट एक चीज़ याद रखने वाली चीज़ है कि मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति जो है वो मौखिक रूप से ट्रांसफ़र की जा सकती है. अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे ज़मीन हो गया, लैंड, मकान, ये सब जो हो गया, ये लिखित दस्तावेज जरूरी है. ये बिना राइटिंग के नहीं होगी, ये ओरल नहीं ट्रांसफ़र हो सकती है. इमूवेबल प्रॉपर्टी ओरली ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर अमित अपने सोने की अंगूठी अपने दोस्त को मौखिक रूप से देता है तो यह मान्य होगा. ठीक है, बट वही अमित अगर लैंड, कोई अपनी ज़मीन, ठीक है ना, किसी को ओरली दे रहा है, मतलब मौखिक रूप से दे रहा है, तो वो वैलिड नहीं होगा जब तक कि वो राइटिंग में ना हो. ठीक है, समझ में आ गया. सेक्शन 9 आ गया ओरल ट्रांसफ़र, मौखिक हस्तांतरण कहते हैं. ठीक है, अब बढ़ते हैं सेक्शन 10, सेक्शन 10 की तरफ. ये बोलता है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन, स्वामित्व के अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है. ठीक है, सेक्शन 10 में लिख रखा है अ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विथ अ कंडीशन दैट प्रोहिबिट्स द न्यू ओनर फ्रॉम सेलिंग और ट्रांसफरिंग इट फर्दर. मतलब कि कोई भी संपत्ति इस शर्त के साथ ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती कि नया मालिक जो है इसे कभी भी आगे बेच नहीं सकता है या ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है. ठीक है, सच कंडीशंस आर वाइड एक्सेप्ट इन सर्टेन लीज एग्रीमेंट. ऐसी शर्तें अमान्य होती हैं लेकिन कुछ किराएदारी समझौतों में मान्य हो सकती हैं. ठीक है, मतलब कि बेसिकली है ना, सेक्शन 10 ये बोल रहा है कि कोई भी है ना इस शर्त पे है ना प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता कि जो इसका अगला मालिक हो रहा है वो इसे आगे नहीं बेच सकता है. ठीक है, ऐसा शर्त जो है वो अमान्य होगा. मतलब अगला मालिक को भी अधिकार है कि वो इस प्रॉपर्टी को बेच सकता है, ठीक है, या ट्रांसफ़र कर सकता है. इसमें एक एक्सेप्शन है कि इफ़ ए प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू ए वीमेन नॉट बीइंग हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट विथ ए कंडीशन दैट सी कैन नॉट सेल इट ड्यूरिंग हर मैरिज, दिस कंडीशन इज़ वैलिड. मतलब कि अगर कोई महिला जो कि हिंदू, मुस्लिम या बौद्ध नहीं है, ठीक है, को यह संपत्ति इस शर्त पर दी जाती है कि वह शादी के दौरान इसे बेच नहीं सकती, ठीक है, तो यह वैध होगा. ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर अनिल जो है वो अपना ज़मीन रवि को बेचता है लेकिन यह शर्त रखता है कि इसे रवि आगे कभी बेच नहीं सकता है, तो यह शर्त अमान्य होगा. ठीक है, जैसे मान लो कि अगर कोई लैंडलॉर्ड है, ठीक है, वो मतलब मकान मालिक ने
अब किराएदार को है ना लीज पर दी है कोई ज़मीन, ठीक है, और ये शर्त रखी है कि इसे किसी और को किराए पर नहीं दे सकता, तो ये शर्त वैध होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ना लीज किया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे किराएदार और मकान मालिक के बीच समझौता है, ठीक है, तो वो ज़मीन बेच नहीं रहा है, वो है ना लीज पे दे रहा है। तो आगे अगर लीज पे दे रहा है तो वो अभी भी ज़मीन जो है वो मकान मालिक का ही है, तो वो किराएदार उसे आगे नहीं बेच सकता। लेकिन जब ज़मीन अगर वो बेच देगा मकान मालिक, तो किराएदार का ज़मीन हो जाएगा, तो किराएदार फिर आगे बेच सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब जो एक्सेप्शन है उसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ईसाई पिता है, ठीक है, मतलब क्रिश्चियन, उसने अपनी बेटी को एक मकान उपहार में दिया और शर्त रखा है कि वो अपनी शादी के दौरान इसे बेच या गिरवी नहीं रख सकती है, तो ये शर्त वैध होगा यहाँ पे एज पर सेक्शन 10 एक्सेप्शन, ठीक है। तो हमने आज सेक्शन 8, 9 और 10 देख लिया। अब अगली वीडियो में 11, 12, 13 देखेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ 8, 9, 10 समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली 11, 12, 13 की तरफ।